मेरे बच्चों ये क्वेश्चन जो है इसका रेफरेंस ईयर था मई जून 2011, पेपर 52। मई जून 2011 पेपर 52। एक बार और रीड कर लो इस क्वेश्चन को, ताकि जब मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो आपको आसानी हो। चले भाई, पढ़ लिया आपने? अब हम इसको सवाल सॉल्व करना आपको दिखाते हैं। जी मेरे बच्चे, हमेशा वो क्वेश्चन के अंदर आपको, हमेशा तो नहीं कहूंगा, 98% ऑफ द टाइम्स वो आपको ये बात बताते हैं कि किन दो वेरिएबल्स के दरमियान में आपको रिलेशनशिप चेक करना है। तो उसमें फिर हमारे लिए ये चीज आसान हो जाती है कि यार इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट, और बाकी जो बच जाएंगे उनको हम कंट्रोल करें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ डायग्राम बना इस एम्प्टी स्पेस के, यह समझाने के लिए कि भाई एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैं रखूंगा जैसे। अब आप एक चीज देख सकते हो कि जो मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किए है, उस डायग्राम में मेरा जो एपरेटस है वो प्रॉपरली लेबल्ड है। हम लोग अक्सर डायग्राम बहुत ही कोई फजूल अंदाज में, इंतहाई कोई फजूल अंदाज में, कि भाई उससे बंदा देख के और कंफ्यूज हो जाए कि ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है। डायग्राम शुड बी क्लियर, इट शुड बी अ सपोर्ट टू योर आंसर। सही है, नॉट द एनिमी, के पता चला डायग्राम देख के एग्जामिनर और कंफ्यूज हो गया, वाला भाई सब काट दो, पता नहीं क्या कह रहा है। तो भाई यू नीड टू बी केयरफुल। यस, द डायग्राम शुड बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, डायग्राम शुड बी क्लियर। सही है, शुड बी एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेस्ड अ रिटॉर्ट स्टैंड एंड हैव लेबल्ड इट, हैव लेबल्ड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आई प्लेस रिटॉर्ट स्टैंड, उसके साथ मेरे पास एक रैंप है। So I've labeled everything over here from the retort stand to the कह लो कि the board जो मैंने प्लेस किया, क्योंकि you need to think through कि एक्सपेरिमेंट करना क्या है। सही। अब यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लगाया, और इस बोर्ड से मैंने क्या करा, मुझे असल में इस क्वेश्चन में ना क्यू चेंज करना था और उसका इम्पैक्ट पी पे देखना। मतलब आई हैव टू चेंज द हाइट फ्रॉम विच द बॉल फॉल्स, एंड आई हैड टू सी द इम्पैक्ट ऑफ इट
ऑन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे हाइट बढ़ानी थी। अब हाइट बढ़ाने के लिए मेरे पास एक रास्ता तो ये था कि मैं वुडन ब्लॉक्स को स्टैक ओवर करता रहता एक दूसरे के, जिससे हाइट बढ़ सकती थी। सही है। एक रास्ता मेरे पास ये था कि मैं रेटॉर्ड स्टैंड और एक बोर्ड इस्तेमाल कर लूं, कि भाई जिससे हमारे पास एक ऑप्शन हो कि बॉल जो है वो इस बोर्ड से नीचे आके गिरे, जिसको मैं क्लैम्प को लूज करके इसकी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता था। उसके बाद भाई यहाँ पे आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है। इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे आपके पास एक बॉल हमने रखी। इंक्लाइन प्लेन इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मुझे इस बात को इंश्योर करना था कि मेरे बॉल की जो स्पीड है वो सेम रहे। तो मैं उसको हर बार इस रैम्प के टॉप से छोड़ूंगा, ताकि जब वो बॉल रोल होके नीचे आए तो उसकी स्पीड सेम। कुछ लोग इसके लिए स्प्रिंग मैकेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं, कि भाई स्प्रिंग को कंप्रेस करके रिलीज किया, हर बार एक ही वैल्यू तक कंप्रेस किया फिर रिलीज किया। इससे भी बॉल को हर बार सेम वेलोसिटी मिलती है। तो वो भी एक वैलिड ऑप्शन है। तो एक हमने स्प्रिंग वाली बात देख ली स्पीड को सेम रखने के लिए, एक हमने इस रैंप वाली बात को डिस्कस कर लिया स्पीड को सेम रखने के लिए। फिर मीटर रूल लगाया ताकि क्यू को मेजर किया जा सके। सैंड बॉक्स प्लेस किया। सैंड बॉक्स का मकसद यहाँ पे मेरे पास ये था कि जब बॉल आके नीचे गिरे, तो अगर जमीन पे गिरेगी तो भाई वो बाउंस करके आगे पीछे चली जाएगी, रुकेगी थोड़ी अपनी जगह। मुझे कैसे पता चला है कि बॉल यहां आके गिरी है, जमीन पे इस पोजीशन पे आके ड्रॉप हुई है? इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने वहां सैंड बॉक्स, ताकि जब ये बॉल आके नीचे गिरे तो वो सैंड बॉक्स में फंस जाए, रिबाउंड ना करे, और मैं जो क्रेटर बना था क्रेटर तक का डिस्टेंस निकालू। अब इसके लिए ये जरूरी है कि मेरा जो ये रैंप हो, इसका एज और मेरे सैंड बॉक्स का स्टार्ट मैच कर। क्योंकि बेसिकली आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस ये है। अच्छा, उसने इसको क्यों बोला? मैं सॉरी, ये वाला हाइट पी। तो इस क्यू की वैल्यू को मेजर करना उसने बिल्कुल एज से, जहां से बॉल छूटी है आगे की तरफ, वहां से मेजर करना। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये एज बिल्कुल इस बोर्ड के कॉर्नर के नीचे हो। हमारे पास एक चीज होती है जिसे आप कहते हो पेंडुलम। उसको कभी कभार प्लम लाइन भी कहा जाता है, जिसको आप पेंडुलम कहते हैं, उसको कभी कभार प्लम लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप उसको अगर कॉर्नर से एक पॉइंट को हैंग कर दो, तो वो हमेशा वर्टिकली हैंग कर। तो बस जहां वो प्लम लाइन आ रही है, से उसी जगह पे आपने इस रैम्प, इस जो सैंड बॉक्स है उसका बैक एज रखना, ताकि आप यहां से आराम से डिस्टेंस मेजर कर सको। तरीका एक और भी है, और वो है कि भाई आप बॉल को पेंट कर दो, ताकि जब बॉल आके यहाँ टकराए तो वह एक इंप्रेशन छोड़ जाए, फिर सैंड बॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ग्राउंड पे एक्सपेरिमेंट कर लो। कुछ लोग कहते थे ग्राउंड को ही पेंट कर देते हैं, वो थोड़ा ज्यादा और तरीका है ना। ग्राउंड को क्यों पेंट कर रहे हो भाई? जमीन पे पेंट थोड़ी फैलाओ, बॉल को पेंट कर दो बस। कि बॉल जहां के गिरेगी बस वहां इंप्रेशन मार देगी। हमारे क्लैरिटी के लिए मैं बताया कि किस तरीके से दो रेटॉर्ड स्टैंड्स को यूज करके मैं अपने ब्लॉक को एक जगह पे होल्ड करूँ। बाउंस हो जाए मसला थोड़ी है माविन।
इंप्रेशन तो कर गई ना बॉल अपना, पेंट का धब्बा पड़ गया उस जगह पे, खत्म। आर्यन, हमने रैम के अलावा भी तरीका देख लिया अभी। रिश, वैसे डायग्राम का 1 मार्क होता है, लेकिन ये डायग्राम 3-4 मार्क की बन जाती है, क्योंकि जब आप बहुत सारी बातें इसमें शो करते हो ना, जैसे रैम का तरीका मैंने दिखाया, अब ये बात अगर मैं नहीं भी लिख रहा होता डायग्राम में, क्योंकि दिख रही है एग्जामिनर को कि बंदा किस तरीके से बॉल को स्पीड दे रहा है, तो मार्क मिल जाएगा उस बच्चे को। 1 मार्क की डायग्राम 3-4 मार्क की बन जाती है। हाँ सुमन, वो लगा सकते हो, उसका इश्यू नहीं है, तो मैं इतना जोर से नहीं टकराएगी। हाँ, पेंट से बॉल की स्पीड इफेक्ट जरूर पड़ता है, ये बात है। तो उसको अब लाइट डिप करो और उसके बाद फिर ड्रॉप करो। सबसे अच्छा तरीका है सैंड बॉक्स। जी बेटा रश, रैम्प इज द वन विच इज प्रोवाइडिंग बॉल द वेलोसिटी। तो मेरी डायग्राम बहुत डिटेल्ड, बहुत सारी बातें एग्जामिनर को मेरी डायग्राम से समझ में आ जाएंगी कि मैंने करना क्या है। अब देखो मैंने आंसर कैसे लिखा। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली वेरिएबल्स की, उसमें मैंने बताया भाई इंडिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, और कंट्रोल किसे करूं। तो उस इक्वेशन में से GQ² = PV², मैं P को चेंज कर रहा था, यानी मैं आई वाज चेंजिंग द हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल वाज बीइंग ड्रॉप, और उसका इंपैक्ट देख रहा था Q के ऊपर, सही, फ्रॉम P ऑल द वे टू Q। और एक्सपेरिमेंट में मुझे क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? स्पीड ऑफ द बॉल। कुछ भी चेंज हो जाए, ये V चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें अगर आपके जहन में इससे ज्यादा बातें भी आती हैं कोई, यार मैं समझता हूँ ये भी नहीं चेंज होना चाहिए, तो लिख दे, सही, उसको लिख देना, मसला नहीं। उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब एनालिसिस में हमने आपको बताया था ना कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स पे रखते हैं, डिपेंडेंट को हम वाई पे। तो देखो GQ² = PV² में मैंने क्या किया, Q² जिसको मैं देख चुका था कि ये डिपेंडेंट है, इसको वाई पे लाना है, उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। 2V² / G × P, ये इक्वेशन ऐसे लिखी। जब कंपेयर किया इसको y = mx + c से, तो अंदाजा हुआ कि भाई P रखना है हमें एक्स एक्सेस पे और Q² रखना है हमें वाई एक्सेस पे। वेरिएबल पावर समेत रखा जाता है, P ऑन द एक्स एक्सेस, Q² ऑन द वाई एक्सेस। और हम कहेंगे भाई इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज प्रोड्यूस, रिलेशनशिप इज वैलिड, क्योंकि इसमें भी कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं था, आगे प्लस के साथ कुछ भी नहीं लिखा। और कंपैरिजन करने पे आपको अंदाजा हुआ था। आपका जो ग्रेडियंट है वो 2V² / G के बराबर। तो क्योंकि उसने हमें बोला था कि भाई एक्सपेरिमेंट से V कैसे निकालोगे, तो V विल बी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट टाइम्स G डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। ये करके आप V निकालो, और ये एक्सप्रेशन देखना चाहता है एग्जाम।
खाली ये मत लिख के आ जाना, इसको रीअरेंज करना और जो वेरिएबल चाहिए उसको सब्जेक्ट बना के लिखना। नहीं बेटा उमर, यू डोंट नीड टू ड्रॉ एनी ग्राफ टू शो एग्जामिनर के ग्राफ कैसा लगेगा, कोई बनाना नहीं है, सिर्फ बताना। वेरिएबल्स एनालिसिस में शुरू में इसलिए लिखवाता क्योंकि इससे आपके 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाते। वी सब्जेक्ट मैंने इसलिए किया है बेटा एलिबा, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि एक्सप्लेन हाउ विल वी कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। ये है ना, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेट हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी एंड हाउ वी मे बी डिटरमिन फ्रॉम द रिजल्ट्स। स्पीड कैसे निकालोगे? सो मैंने बता दिया स्पीड ऐसे निकालूंगा। अगर वाई इंटरसेप्ट होता तो मैं वाई इंटरसेप्ट ये बताता, भाई वाई इंटरसेप्ट से हम ये चीज निकाल लेंगे, अभी कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है। अब आती है बात मेथोडोलॉजी की। एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या है, कैसे परफॉर्म करेंगे हम एक्सपेरिमेंट? तो जैसे मैंने कहा था, मेथोडोलॉजी और एडिशनल डिटेल्स के अंदर हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर एडिशनल डिटेल्स। तो जैसे भाई सबसे पहली स्टेटमेंट आती है, सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम, ताकि एग्जामिनर की नजर डायग्राम पे जाए, वो समझ जाए कि बच्चा आगे करने क्या वाला है। जो डायग्राम नहीं बनाते वो इस जगह पे अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई प्लेस टू retort stands alongside one another, clamp a board on the clamps of the stands, सही है, place a prism on the top of the stand या on the top of the क्या रखे plank, place a sandbox at the bottom। ये सारी बातों से लिखनी पड़ेंगे, कितनी लंबी हो रही है ना। डायग्राम बना दो, आसान है, देख के एग्जाम में समझ जाएगा, अच्छा ये चीजें लगानी है। तो ऐसा करते। तो भाई सेट अप द एपरेटस एज शोन इन द डायग्राम, उसके बाद अब आपको Q और P की मेजरमेंट करनी है। P है हाइट और Q है डिस्टेंस। तो भाई हाइट के लिए आप यूज करेंगे मीटर रूल, लैब्स आप सबने की है एएस के अंदर। लेकिन उसमें भी भाई लाजमी सी बात है कि जब आप मीटर रूल से हाइट निकालेंगे तो उसमें आप इस बात को चेक करें कि आपका मीटर रूल वर्टिकल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। और जो आपका प्लैंक है वो प्लैंक तो कहीं टेढ़ा नहीं है, पता चला आपका प्लेटफॉर्म ही टेढ़ा है। सही, तो ये चेक करने के लिए कि प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल है, आप इस्तेमाल करते हैं बबल लेवल, या जिसको आप कहते हैं स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल बेसिकली कैसा होता है, आपने शायद कारपेंटर्स के पास भी देखा होगा। ये आपका बबल लेवल या स्पिरिट लेवल, कि अगर आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये बिल्कुल बीच में होगा। तो बबल लेवल से चेक कर लोगे कि भाई प्लैंक हॉरिजॉन्टल है या नहीं, और सेट स्क्वायर लगा के आप यूज कर सकते हो, इस बात चेक कर सकते हो कि आपका मीटर रूल वर्टिकल है या नहीं। सेट स्क्वायर लगेगा इधर। सेट स्क्वायर क्या होता है ये भी दिखा देता हूं। ज्योमेट्री बॉक्स में से निकलने वाला ट्राइंगल बेसिकली होता है सेट स्क्वायर। ये आपके सेट स्क्वायर्स जिनको यूज करते हैं चेक करने के लिए
कि भाई हमारा जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है अगले से या नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। स्पिरिट लेवल भी बोलते हैं बेटा, बबल लेवल की जगह ऋष, स्पिरिट लेवल, ये दो नाम होते हैं। डायग्राम बिल्कुल पूरी पेंसिल से बनानी है आप। तो हमने यहाँ लिखा भाई मेजर द हाइट पी ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द बेस यूजिंग अ मीटर रूल। उसके बाद यूज बबल लेवल टू चेक on the board if it's horizontal and set square to check if the meter rule is vertical from the ground. Note the height at the top of the board. So ये बोर्ड के टॉप तक की हाइट मेजर करो, क्योंकि आप बॉल का जो बॉटम है वहां तक हाइट निकाल लेते, तो बोर्ड के टॉप तक की हाइट आपने निकालनी है उसमें। ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, ये है एडिशनल डिटेल्स। क्या देखो, कहने को तो आप कह देते हैं कि हाँ भाई मीटर रूल से आपने हाइट निकालनी है, ठीक है, बात तो गलत नहीं है, लेकिन अब उसकी तफसील है। पी निकालने के बाद अब बात आती है क्यू की। उससे पहले हमने समझाया कि भाई रिलीज द बॉल जेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट रोल्स डाउन फ्रीली टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ v, and then you measure the distance q till the center of the crater produced by the ball as it hits the sand in the box, क्योंकि वो रोल करके आगे थे जाके गिरी। फिर हमने लिखा भाई इस क्यू को सैंड बॉक्स के एज से मेजर करो, कि भाई यहां से मेजर करो। इसी तरह से अब मैंने जैसे बताया था भाई कैसे इंश्योर करूं कि बिल्कुल बोर्ड के एज के नीचे है आपका बोर्ड, यह सैंड बॉक्स, कि यहाँ अगर आपका बोर्ड खत्म हो रहा है, उसके बिल्कुल नीचे से इधर से सैंड बॉक्स शुरू हो रहा है। उसके लिए मैंने बताया था ना, पेंडुलम का इस्तेमाल करो। पेंडुलम वर्टिकली हैंग करता है हमेशा, तो पता चल जाएगा कि मीटर रूल का एज और नीचे रखा हुआ सैंड बॉक्स मैच कर रहे हैं नहीं कर, नहीं कर रहे तो मूव कराना थोड़ा सा आगे पीछे सैंड बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से अब आपने रिपीट एंड एवरेज करने का जिक्र करना होता है। रिपीट एंड एवरेज तो इसमें बहुत अच्छी चीज है। रैंडम एरर्स हम सब जानते हैं कि आते हैं हमारे रिजल्ट्स के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना मल्टीपल टाइम्स और उसका एवरेज ले लेना, ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हम रिलीज करेंगे बॉल को मल्टीपल टाइम्स, और जो क्यू है वो 3-4 मरतबा निकाल के उसका एवरेज उठाओ। फिर इसमें ये भी बताया कि भाई किस तरीके से आप बोर्ड की हाइट को चेंज करोगे, उसको लिफ्ट करोगे। सोबान कह सकते हो लेवल द सैंड का जिक्र। और फिर इसी तरीके से आप ये भी कहते हुए एंड करते हो कि अपने एक्सपेरिमेंट में फिर आप जो है वो अपने प्रोसीजर को रिपीट करोगे विद द न्यू पी टू गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ क्यू। इस तरीके से पॉइंटर्स आप लिखते हो और अपने 15 मार्क्स पूरे कर। पॉइंट्स में लिखना बहुत बेहतर होता है, एग्जामिनर प्रेफर करता है पॉइंट्स में लिखे हुए आंसर को, क्योंकि उससे उसे आसानी होती है कि बच्चे ने कितनी बातें मेंशन की हैं और उनमें से कौन सी बात वैलिड है कौन सी इनवैलिड है।
पैराग्राफ में लिखो, कुछ समझ नहीं आता कौन सी बात कहाँ लिखी हुई, यहाँ पे क्लैरिटी होती है कि ये वाली बात, फिर ये वाली बात, फिर ये वाली बात, तो ऐसे हेडिंग्स डाल के लिखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, तो आज का लेसन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे अगले सवाल पे लेके चलेंगे आप। ख्याल रखना भाई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।